तो चलिए इस कहानी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं और एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोलते हैं जो हजारों सालों से बिल्कुल खामोश दबी थी। इस चर्चा में हम एक ऐसी सभ्यता के बारे में जानेंगे जिसे हमारी यादों से पूरी तरह मिटा दिया गया था। मिट्टी के नीचे सोई हुई लगभग 8,000 साल पुरानी एक दुनिया। ये सिर्फ पुरानी ईंटों और पत्थरों की बात नहीं है, बल्कि ये भारत की सबसे पहली और प्राचीन महाशक्ति की कहानी है, जिसने सच में मानव इतिहास के मायने ही बदल दिए थे। जरा 19वीं सदी की इस ब्रिटिश सोच पर गौर कीजिए। उन्हें पक्का यकीन था कि भारत का अपना कोई महान प्राचीन इतिहास नहीं है और वही लोग यहाँ सभ्यता यानी सिविलाइजेशन लेकर आए हैं। कितनी बड़ी विडंबनाएं हैं ना ये, क्योंकि जिस जमीन पर खड़े होकर वे ये दावे कर रहे थे, ठीक उसी के नीचे दुनिया की सबसे उन्नत और प्राचीन सभ्यता शांति से सो रही थी। वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके पैरों के नीचे का सच उनके इस अहंकार को पूरी तरह चकनाचूर करने वाला था। ये इतनी बड़ी खोज अचानक एक दिन में नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई 1820s के दशक में, जब चार्ल्स मैसन नाम के एक अंग्रेज ने साहिवाल में कुछ खंडहर देखे। फिर 1850s के दशक में अलेक्जेंडर कनिंघम को वहां कुछ अजीब सी मोहरें मिली। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी त्रासदी भी हुई। रेलवे लाइन बिछाने वाले ठेकेदारों ने अनजाने में इन अनमोल पुरानी ईंटों को मामूली गिट्टियां समझकर उखाड़ दिया और उन्हें बर्बाद कर दिया। फिर आखिरकार 1920s के दशक में जब ठीक से खुदाई शुरू हुई तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे पूरे के पूरे शहर जमीन से बाहर आने लगे। इस खबर ने पूरी दुनिया को सन्न करके रख दिया था। भाग 1, नगर नियोजन के उस्ताद। चलिए देखते हैं कि इनके शहर बनाने का तरीका कितना हैरत अंगेज था। अगर हम किसी टाइम मशीन में बैठकर 4,500 साल पीछे जाएं तो क्या दिखेगा? कोई अस्त व्यस्त रैंडम सी बस्ती? बिल्कुल नहीं, बल्कि एक बेहद अनुशासित और प्लान किया गया शहर। ये शहर एक परफेक्ट ग्रिड सिस्टम पर बसे हुए थे। सड़कें इतनी चौड़ी कि 2 बैलगाड़ियां एक साथ आराम से निकल जाएं और गलियां एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं। इन सुरक्षित शहरों को 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक ऊंचा हिस्सा जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहते थे, और एक निचला हिस्सा जहां आम लोग रहा करते थे। और इनकी इस बेहतरीन इंजीनियरिंग और एकरूपता को समझने के लिए बस इस अनुपात को देख लीजिए, 4:2:1, 4:2:1। ये दरअसल इनकी पकी हुई ईंटों का बिल्कुल सटीक स्टैंडर्ड साइज था। चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदाड़ो हो या वहां से हजारों मील दूर गुजरात का लोथल, हर जगह ईंटों का अनुपात बिल्कुल एक समान। और उन्होंने इन ईंटों को धूप में सुखाने की बजाय भट्टियों में पकाया। इसीलिए तो उनकी बनाई इमारतें आज तक इतनी मजबूती से खड़ी हैं। इनका पब्लिक सैनिटेशन और सफाई देखकर तो आज के आधुनिक शहरों को भी शर्म आ जाए। सच में मोहनजोदाड़ो का महान स्नानघर 900 स्क्वायर फीट बड़ा था और इसे प्राकृतिक राल से पूरी तरह वाटरप्रूफ किया गया था। और सबसे कमाल की बात, लगभग हर घर में अपना एक पर्सनल बाथरूम और टॉयलेट होता था। गलियों की नालियां पूरी तरह ढकी होती थी और हर घर से जुड़ी होती थी। सड़कों के किनारे कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन्स और सोक पिट्स बने थे। सफाई को लेकर इनका डेडिकेशन देखकर लगता है कि इनके लिए साफ सफाई साक्षात ईश्वर की पूजा करने जैसा था। अब आते हैं भाग 2 पर, एक शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज। देखते हैं कि इनका समाज अंदर से कैसा था। जब भी हम मिस्र या मेसोपोटामिया जैसी प्राचीन सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े महल, ताकतवर राजा, विशाल मूर्तियां और हथियारों से भरी सेनाएं। लेकिन सिंधु घाटी में ऐसा कुछ नहीं मिला। ये लोग बिल्कुल अलग थे। यहाँ क्या मिला? सार्वजनिक स्नानघर, ढकी हुई नालियां और व्यापार के लिए स्टैंडर्ड बाट। इससे एक बहुत बड़ा पॉइंट क्लियर होता है कि ये महाशक्ति राजाओं के लालच और युद्ध पर नहीं, बल्कि नागरिक जिम्मेदारी और शांति पर खड़ी थी। इनकी रोजमर्रा की आम जिंदगी सच में बहुत खुशहाल थी। इनकी डाइट बहुत रिच थी, जिसमें गेहूं, जौ, मछली और यहाँ तक कि हिरण का मांस भी शामिल था। एंटरटेनमेंट के लिए इनके पास शतरंज और पासे जैसे बोर्ड गेम्स थे। बच्चों के खिलौने भी बड़े एडवांस थे, जैसे पहिए वाली गाड़ियां और सिर हिलाने वाले बैल। इनके पास ब्रॉन्ज यानी कांसे की ढलाई की जबरदस्त कला थी, जिसका सबूत है डांसिंग गर्ल की मूर्ति और वो दाढ़ी वाले पुजारी का स्टैचू। औरत का दर्जा समाज में काफी ऊंचा था और हाथी दांत की कंघियां और कॉस्मेटिक्स दिखाते हैं कि उन्हें सजने संवरने का भी खूब शौक था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, प्राचीन आर्थिक महाशक्ति। जानते हैं कि इस शांतिप्रिय समाज के पास इतनी दौलत और ताकत आई कहाँ से?
ये फैक्ट सच में बेहद खास है। पूरी दुनिया में सिंधु घाटी के लोग ही वो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने कपास उगाई और उसे बुनकर कपड़ा बनाया। मानव इतिहास में ये उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ ही इनका कृषि और सिंचाई का नेटवर्क इतना मजबूत था कि इनके यहाँ अकाल पड़ने का डर ना के बराबर होता था। प्राचीन मेसोपोटामिया के शिलालेखों में अक्सर मेलुहा नाम की एक रहस्यमयी जगह का जिक्र मिलता है और आज के लगभग सभी इतिहासकार ये मानते हैं कि यह मेलुहा दरअसल हमारी सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। यहाँ के जहाज उस जमाने में अरब सागर की लहरों को चीरते हुए व्यापार करने जाते थे। ये लोग हाथी दांत, कीमती पत्थर और तांबा भेजते थे और उसके बदले में वहाँ से सोना और चांदी वापस लाते थे। गुजरात का लोथल इस समुद्री व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। ये दुनिया का सबसे पहला मानव निर्मित डॉकयार्ड यानी गोदीबाड़ा था। इसे समंदर के ज्वार भाटे की पावर को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया था और रात के अंधेरे में जहाज़ों को सही रास्ता दिखाने के लिए वे आग के ऊंचे स्तंभों का इस्तेमाल करते थे। कितना ब्रिलियंट है ना? तो अब सवाल ये है कि इस पूरे ग्लोबल ट्रेड को इतनी आसानी से चलाता कौन था? वो था उनका भरोसे का सिस्टम। इनके पास पत्थर के स्टैंडर्ड बाट थे जो बिल्कुल 16 के अनुपात में थे। सामान के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए वे हजारों मिट्टी की मोहरों का उपयोग करते थे। बोरियों पर गीली मिट्टी लगाकर इन मोहरों का ठप्पा लगाया जाता था, जिन पर एक सींग वाला जानवर, हाथी या बैल की आकृतियां होती थीं। इस सिस्टम ने उस वक्त के ग्लोबल मार्केट में एक ऐसा ट्रस्ट बनाया जो किसी और के पास नहीं था। अब बढ़ते हैं आखिरी हिस्से पर। भाग 4, अनसुलझे महान रहस्य। एक ऐसी आलीशान सभ्यता आखिर में खामोश कैसे हो गई? स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 400 से 500, ये दरअसल उनके लिखने के तरीके में इस्तेमाल होने वाले अलग-अलग प्रतीकों की कुल गिनती है। ये एक ऐसा रहस्यमयी कोड है जिसने पिछले 100 सालों से दुनिया भर के सबसे तेज दिमागों को पूरी तरह उलझा कर रखा है। हम इतना तो समझ गए हैं कि वे दाएं से बाएं लिखते थे, क्योंकि बाईं तरफ आते आते अक्षर अक्सर जगह कम होने की वजह से सिकुड़ जाते थे। लेकिन समस्या ये है कि हमें कोई रोज़ेट्टा स्टोन जैसा सहारा नहीं मिला जिससे इन अक्षरों को ट्रांसलेट किया जा सके। ये एक बहुत ही फ्रस्ट्रेट करने वाला सच है कि हमारे उन पुरखों की भाषा आज भी हमारे लिए बिल्कुल अनजान और खामोश है। करीब 1900 ईसा पूर्व आते आते इस महान सभ्यता का पतन शुरू हो गया। लेकिन क्यों? इसके पीछे कुछ प्रमुख थ्योरीज हैं। पहला, महान सरस्वती नदी का सूख जाना या अपना रास्ता बदल लेना। दूसरा, इन शहरों पर बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ और भूकंप। तीसरा, ईंटें पकाने के लिए लगातार जंगल काटने से हुआ भयंकर जलवायु परिवर्तन। और चौथा, शायद किसी बहुत बड़ी महामारी ने इनकी आबादी को खत्म कर दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि आर्यों ने हमला किया था, लेकिन सच तो ये है कि पुरातात्विक खुदाई में किसी ऐसे हिंसक हमले का कोई भी ठोस सबूत आज तक नहीं मिला है। लेकिन क्या ये सभ्यता पूरी तरह खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। इनकी आत्मा, इनकी लेगेसी कभी खत्म नहीं हुई। जो लोग बच गए उन्होंने गंगा के मैदानों की तरफ पलायन किया और अपने साथ अपना ज्ञान ले गए। आज भी हमारे गांवों में पहनी जाने वाली चूड़ियों के डिजाइन, बैलगाड़ियों का स्टाइल, योग की प्राचीन जड़ें और पीपल के पेड़ या सांप की पूजा, ये सब कुछ हमें उसी सिंधु घाटी से विरासत में मिला है। इस सभ्यता का असर आज भी आधुनिक भारतीय संस्कृति की नींव बनकर हमारे साथ धड़कता है। और इसी गर्व के साथ हम इस चर्चा के आखिर में एक बेहद गहरा सवाल छोड़ जाते हैं। जिस दिन भी हम अपने इन पहले सभ्य पूर्वजों की उस खामोश लिपि को पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे, उस दिन वे हमें ना जाने कौन से नए और हैरत अंगेज रहस्य बताएंगे। ये इतिहास यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसी शुरुआत है जिसे पढ़ा जाना और पूरी तरह समझा जाना अभी भी बाकी है।